बच्चों, कैसे हो आप सभी। वेलकम है मेरे YouTube चैनल पर जिसका नेम है केमिस्ट्री क्लासेस बाय पूजा यादव। ओके, और आज की इस वीडियो के अंदर हम 12th क्लास स्टार्ट करने वाले हैं और 12th क्लास के अंदर जो आपकी फर्स्ट यूनिट है सॉलिड स्टेट वो डिस्कस करने वाले हैं। ओके, लास्ट ईयर क्या था कि जो ये सॉलिड स्टेट है वो 11th में थी, अब वापस किस में कर दी गई है 12th के अंदर, तो आपको वापस से पढ़नी है। आई होप आपको अच्छे से समझ में भी आएगा। और अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज लाइक एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको आने वाली वीडियो के लिए नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, बेल आइकन भी प्रेस करना है आपको। तो अब जो फर्स्ट यूनिट है आपकी सॉलिड स्टेट, उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो कोई भी सब्सटेंस है, कोई भी मैटर है, वो सॉलिड स्टेट के अंदर क्यों प्रेजेंट होता है और उनके क्या क्या टाइप्स होते हैं। देन उसके बाद कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मैटर जो है बच्चों उनकी 3 स्टेट्स होती है। ठीक है, स्टेट आपने पढ़ी हुई है, कौन कौन सी होती है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो ये जो मैटर की 3 स्टेट है वो क्यों प्रेजेंट होती है, उसका क्या रीजन होता है। तो एक्चुअल में जितने भी मैटर के पार्टिकल्स होते हैं या मॉलिक्यूल्स होते हैं या सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, ठीक है, आप कुछ भी बोल सकते हो, या कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, ठीक है, तो ये सारे के सारे पार्टिकल्स जितने भी होते हैं उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को देखा जाता है। ठीक है, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स, इंटर का मतलब आपको पता है, मॉलिक्यूल का भी पता है, तो इंटर मॉलिक्यूलर जो फोर्सेस हैं वो जिनमें सबसे ज्यादा होते हैं उनमें क्या होता है। देखो, सपोज करो कि आपके पास कोई मैटर है, ठीक है, और इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स प्रेजेंट है। अब वो पार्टिकल्स जो है वो किस पर डिपेंड करते हैं, डिपेंड्स अपॉन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, और ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इसको हम क्या बोलते हैं, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस, याद रखना है। तो आपके पास जो स्टेट होती है मैटर की वो किस पर डिपेंड करेगी, डिपेंड अपॉन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। अब ये जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस है ये कैसे बताते हैं कि कोई भी जो मैटर है या सब्सटेंस है वो सॉलिड में है, लिक्विड में है या फिर गैसियस स्टेट के अंदर है। तो बच्चों देखो, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा तो क्या होगा कि जो पार्टिकल्स है वो क्या आ जाएंगे, एक दूसरे के बहुत ज्यादा क्लोज आ जाते हैं, ये क्लोज आ गए, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, इसकी जो स्टेट है वो क्या होगी, सॉलिड, क्योंकि ये क्या है, क्लोजली पैक्ड है, तो सॉलिड का मतलब ही क्लोजली पैक्ड होता है। ठीक है, तो पार्टिकल्स में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो क्या होगा, पार्टिकल जो है वो क्लोजली पैक्ड हो जाते हैं एक दूसरे में, जिसकी वजह से इनकी पोजीशन क्या हो जाती है, फिक्स हो जाती है, और पोजीशन फिक्स होने की वजह से ये किस फॉर्म के अंदर आ जाता है, सॉलिड के अंदर। ठीक है, अगर यही इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या रहता है, लो, तो क्या होगा, ये मॉलिक्यूल्स जो है वो एक दूसरे के बिल्कुल पास नहीं आते, क्लोजली पैक्ड नहीं होंगे। ठीक है, अब क्लोजली पैक्ड नहीं है तो इनकी पोजीशन भी फिक्स नहीं है, तो ये सॉलिड नहीं होंगे, ये क्या होंगे, लिक्विड फॉर्म के अंदर, क्योंकि ये इधर उधर भागेंगे, फ्लूइडिटी शो करते हैं, ठीक है, फ्लो करते हैं। नेक्स्ट, अगर ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वेरी लो या फिर नेग्लिजिबल हो, ठीक है, वेरी वेरी लो, ये ध्यान रख लेना, तो क्या होता है कि ये जो मॉलिक्यूल्स है ये एक दूसरे से बहुत दूर दूर होंगे, यानी कि अब ये इधर से उधर जा सकते हैं, यानी कि डिफ्यूजन शो करेंगे। ठीक है, तो ये क्या होंगे, गैसियस मॉलिक्यूल्स होंगे। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि सॉलिड, लिक्विड और गैस जो है वो किस वजह से है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से। मैटर के अंदर जितने भी पार्टिकल्स होंगे जिनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर ज्यादा होगा तो वो सॉलिड होगा, कम होगा तो वो लिक्विड होगा, और बिल्कुल ही नेग्लिजिबल या बहुत ही ज्यादा लो है तो गैसियस फॉर्म के अंदर होगा। ठीक है, तो अब देखो बच्चों, यहाँ पर आपके पास यहाँ फ्री स्पेस आ रहा है ना, ये फ्री स्पेस, ये फ्री स्पेस सबसे कम किस में होगा, सॉलिड में, लिक्विड में उससे ज्यादा देखो, और यहाँ तो सबसे ज्यादा ही है। ठीक है, तो ये हो गया है मेन पॉइंट।
अब इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के साथ साथ एक पॉइंट और आता है बच्चों, थर्मल एनर्जी। यानी कि कोई भी सब्सटेंस सॉलिड स्टेट के अंदर एग्जिस्ट करता है तो उसके लिए फर्स्ट पॉइंट तो आ गया इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, ठीक है। और इसके साथ साथ हम डेफिनेशन भी देख सकते हैं कि जो सॉलिड्स होते हैं मैटर की वो फॉर्म है जिनमें क्या होती है, डेफिनेट शेप और डेफिनेट वॉल्यूम होती है। क्यों होती है? क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई होता है इसीलिए, ठीक है। सेकेंड पॉइंट बच्चों आती है थर्मल एनर्जी। अब ये थर्मल जो एनर्जी है ये क्या है? थर्मल का मतलब क्या होता है? टेम्परेचर होता है, ठीक है। जब आप मॉलिक्यूल्स को थोड़ा सा टेम्परेचर देते हो तो मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, उस टेम्परेचर को या उस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, उसी को आप क्या बोलोगे, थर्मल एनर्जी। अब अगर मॉलिक्यूल्स उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे तो क्या होगा, उनमें वाइब्रेशन शुरू होगा, वाइब्रेशन होगा देन मोशन शुरू होगा। तो इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्सेज है जो इनको जोड़ के रखा हुआ है यहाँ पर, वो क्या होने लग जाएगा, वीक पड़ने लग जाएगा, क्योंकि इन मॉलिक्यूल्स में एनर्जी हो गई, क्योंकि एक मॉलिक्यूल ये है और एक मॉलिक्यूल ये है, ठीक है। अब अगर इनके पास एनर्जी आ गई तो ये इधर उधर हिलेंगे ना, और इधर उधर हिलेंगे तो इनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या हो जाएगा, कम, और वो एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब थर्मल एनर्जी हमें क्या चाहिए, लो चाहिए। किसके लिए, सॉलिड स्टेट के लिए। अगर थर्मल एनर्जी लो हुई, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या हुआ, हाई हुआ, तो कोई भी सब्सटेंस जो है वो सॉलिड स्टेट के अंदर एग्जिस्ट करेगा। क्लियर है? तो ये हो गया है मेन पॉइंट कि कोई भी सब्सटेंस सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट क्यों करता है। अब अगर इसकी आपको डेफिनेशन देनी हो तो वेरी सिंपल, आप क्या लिखोगे, इट इज फॉर्म ऑफ मैटर which have definite shape and definite volume, ठीक है, definite shape and definite volume, क्लियर है। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि जिनके अंदर क्या हो, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हाई हो, उनको भी क्या बोलोगे, सॉलिड्स। बहुत सारी डेफिनेशन दे सकते हो आप, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे कि जो सॉलिड होते हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो आपने यह डायग्राम देख लिया होगा जिसमें आप फर्स्ट पॉइंट क्या बता सकते हो, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या होते हैं, हाई। सेकंड क्या बता सकते हो कि इनके बीच में क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, जो वेकेंट स्पेस है जहां मॉलिक्यूल प्रेजेंट, ये मैंने डार्क किया हुआ है, इसको आप इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बोलोगे। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या होता है, मिनिमम होता है, ठीक है। दो हो गए। आप देखो नेक्स्ट, अब ये पार्टिकल क्लोजली पैक्ड है तो क्या ये फ्लो करेंगे, मतलब इधर उधर भागेंगे, नहीं भागेंगे। और फ्लेक्सिबल होंगे, नहीं होंगे, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा, इनकी पोजीशन फिक्स हो गई है, तो फ्लेक्सिबिलिटी भी क्या रहेगी, लो, फ्लूइडिटी भी क्या रहेगी, लो, ठीक है। और फ्लेक्सिबिलिटी जब लो होती है या इनफ्लेक्सिबल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, रिजिड मॉलिक्यूल, ठीक है। तो सॉलिड्स क्या होते हैं, रिजिड होते हैं, रिजिडिटी शो करते हैं। नेक्स्ट देखो बच्चों, अब ये जो सॉलिड पार्टिकल है इनके बीच में स्पेस मिनिमम होने की वजह से अगर आप यहां से और यहां से क्या कर रहे हो, प्रेशर अप्लाई कर रहे हो, तो क्या ये कंप्रेसिबल होगा, कंप्रेस हो सकता है, नहीं, क्योंकि ये स्पेस बहुत ही कम है। अगर ये स्पेस ज्यादा होता तो हम प्रेशर डालते तो मॉलिक्यूल इसमें एग्जिस्ट होने की कोशिश करता और कंप्रेस हो जाता, तो ये क्या होते हैं, इनकम्प्रेसिबल, ठीक है। फ्लूइडिटी भी लो होती है, फ्लेक्सिबिलिटी भी लो होती है, कंप्रेसिबिलिटी भी लो होती है, ठीक है। अब इनकी पोजीशन फिक्स होने की वजह से इनकी डेंसिटी क्या होती है, हाई होती है, और डेंसिटी ज्यादा है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, जिसकी वजह से मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होते हैं, इनके हाई होते हैं। तो ये मेन कैरेक्टरिस्टिक थे सॉलिड स्टेट के। तो बच्चों ये जो कैरेक्टरिस्टिक है जल्दी से इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैंने पूरी लाइन मेंशन नहीं की है, वो आप अपने आप करोगे, ठीक है, अगर आ जाते हैं तो, अदरवाइज ये आते नहीं है, आपको भी पता है, अच्छे से एग्जाम दे रहे हो आप, ठीक है।
तो ये स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट बच्चों आता है कि जो सॉलिड्स होते हैं इनके क्या क्या टाइप्स होते हैं, मेनली कैसे कैटेगराइज करते हैं इनको। ठीक है, तो जो सॉलिड्स होते हैं इनको हम दो टाइप से कैटेगराइज करते हैं, और वो टू टाइप्स कौन कौन से होते हैं आपको अच्छे से रीड करना है। ठीक है, सबसे जो फर्स्ट आता है वो आता है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, और जो सेकेंड आएगा वो आएगा अमॉर्फस सॉलिड। ठीक है, इनमें हम डिफरेंस करते हुए पढ़ेंगे क्योंकि वैसे याद नहीं होगा आपको, और क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस वैसे हम पॉइंट टू पॉइंट देखेंगे तो जल्दी से रिवाइज भी हो जाएगा। ठीक है, तो क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस सॉलिड में मेन डिफरेंस क्या है वो हम लेकर चलेंगे। फर्स्टली हम डिस्कस करेंगे कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है उनका अरेंजमेंट दोनों के अंदर कैसा होता है। ठीक है, तो डिफरेंस हम यहीं से ही कर लेते हैं। सबसे फर्स्ट हम क्या ले रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, उसके बेस पे। तो मैं पहले यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक लिख देती हूँ, उसके बेस पे फिर हम अलग अलग डेफिनेशन देते रहेंगे। ठीक है, फर्स्ट आएगा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, उनका अरेंजमेंट देखना है हमें दोनों के अंदर। तो यहां से हम क्रिस्टलाइन जो सॉलिड है वो लिखेंगे, अमॉर्फस के लिए हम यहां से लिखेंगे। ठीक है, अब देखो कॉन्स्टिट्यूएंट जो पार्टिकल है उनका अरेंजमेंट जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं वो कैसा होता है, रेगुलर अरेंजमेंट होता है। इनका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का, ठीक है, सॉरी, रेगुलर अरेंजमेंट फर्स्ट, और अमॉर्फस के अंदर कैसा होता है, इररेगुलर अरेंजमेंट होता है। ठीक है, अब आप ये कहोगे कि मैम रेगुलर और इररेगुलर का मतलब क्या है। देखो आपके पास सॉलिड है, क्रिस्टलाइन सॉलिड, और इनके अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, हमें पता ही है। अगर ये पार्टिकल एक मैनर के अंदर प्रेजेंट है इस टाइप से, जैसे मैंने लिया कि एक आपके पास है व्हाइट और एक ब्लैक, एक व्हाइट एक ब्लैक, ठीक है, इस टाइप से अरेंज है पार्टिकल्स। ये दूर दूर नहीं है, एक्चुअल में जो इनके जो क्लस्टर होते हैं ना, जो क्यूबिक स्ट्रक्चर आप पढ़ते हो तो उसमें लैटिस साइट के अंदर प्रेजेंट होते हैं, वो फॉर्म लिख रही हूं मैं यहाँ पे। ठीक है, इस टाइप से प्रेजेंट होते हैं, रेगुलर अरेंजमेंट होता है इनका। और अगर हम बात करें किसकी, अमॉर्फस सॉलिड की, तो अमॉर्फस सॉलिड में रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होता। जैसे कि दो यहाँ पर व्हाइट आ गए, एक ब्लैक आ गया, ठीक है, फिर यहाँ पर एक ब्लैक आ गया, दो व्हाइट आ गए, या थ्री व्हाइट आ गए, इस टाइप से चलता रहता है। मतलब कैसे भी इनका अरेंजमेंट रेगुलर नहीं होगा फर्स्ट। तो रेगुलर अरेंजमेंट इनका होगा, और अगर आप इनको क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को एक लंबे या फिर जो बड़ा एरिया होता है, जैसे कि मैंने इतना बड़ा एरिया दे दिया या फिर एक छोटा सा एरिया दे दिया, ठीक है, तो क्या होता है कि ये दोनों में ही रेगुलर अरेंजमेंट शो करेगा। अगर आप अमॉर्फस सॉलिड को छोटा एरिया देते हो और एक देते हो बड़ा एरिया, तो छोटे एरिया के अंदर तो इसका थोड़ा बहुत अरेंजमेंट दिखेगा, लेकिन बड़े एरिया में तो ये बिल्कुल ही क्या हो जाता है, इररेगुलर हो जाता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं वो क्या होते हैं, लॉन्ग रेंज ऑर्डर्ड होते हैं। ठीक है, लॉन्ग रेंज ऑर्डर का मतलब क्या होता है कि इनको लार्जर एरिया में भी अगर रखेंगे तो इनका अरेंजमेंट कैसा होगा, रेगुलर होगा। ठीक है, और अगर आप इनको लार्जर एरिया के अंदर रखोगे तो ये और भी ज्यादा इररेगुलर हो जाएगा, लगेगा ही नहीं कि अमॉर्फस सॉलिड है, सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। तो इसका मतलब ये क्या होते हैं, शॉर्ट रेंज ऑर्डर। ठीक है, इसका मतलब समझाने के लिए मैंने आपको बताया है, आप सिर्फ रट लेते हो, आपको पता ही नहीं होता लॉन्ग रेंज और शॉर्ट रेंज का मतलब क्या है। अब देखो बच्चों, नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो क्या आएगा, सेकेंड बच्चों आती है इसकी ज्योमेट्री या शेप। ठीक है, आप देखो इनमें रेगुलर अरेंजमेंट है, तो इसका मतलब इसकी जो ज्योमेट्री होगी वो भी परफेक्ट होगी, यानी कि कैसी होगी, रेगुलर ही होगी।
तो ज्योमेट्री भी क्या होती है, रेगुलर होती है, लेकिन इसमें ज्योमेट्री क्या होती है, इररेगुलर होती है, ये ध्यान रख लेना। क्लियर। नेचर, नेचर का मतलब एक्चुअल में जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं वो क्या होते हैं, ट्रू सॉलिड्स होते हैं, ठीक है। बट जो अमॉर्फस सॉलिड्स होते हैं वो क्या होते हैं, स्यूडो सॉलिड्स बोल सकते हो इनको, या फिर हम बोल सकते हैं क्या, सुपर कूल्ड लिक्विड, ठीक है, सुपर कूल्ड लिक्विड। सुपर कोल्ड लिक्विड का मतलब क्या है, लिक्विड जो स्टेट होती है उसको बहुत ही ज्यादा ठंडा किया जाता है, ठीक है, टेम्परेचर माइनस में रखते हैं, तब ये किस में चेंज हो जाता है, सॉलिड के अंदर चेंज हो जाता है। तो जो आप ग्लास देखते हो वो क्या है, अमॉर्फस सॉलिड ही तो है, वो सुपर कूल्ड लिक्विड ही है, ठीक है। अब आप विंडो के अंदर ग्लासेस यूज करते हो, अब उन ग्लासेस को अगर आप ध्यान से देखोगे समर के अंदर, क्योंकि विंटर के अंदर आपको पता नहीं चलेगा, टेम्परेचर क्या है, कम, ठीक है। अब समर में टेम्परेचर बढ़ने लग जाता है और जब टेम्परेचर ज्यादा होता है तो लिक्विड फ्लो करने लग जाता है, तो ये सुपर कोल्ड लिक्विड होता है ग्लास। तो क्या होगा कि जो आपके पास ये नहीं कंप्लीटली बह के बाहर ही निकल जाएगा, लेकिन जो ग्लास होता है आपके पास विंडो का ग्लास, उसको अच्छे से देखना, एक ऊपर की साइड और एक नीचे की साइड, जो नीचे है वो क्या मिलेगा, थोड़ा सा मोटा मिलेगा, ठीक है, और ऊपर की साइड थोड़ा सा क्या मिलेगा, पतला, क्योंकि ये सुपर कूल लिक्विड होते हैं। तो इनमें क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ते ही फ्लो करने लग जाता है, फ्लूइडिटी बढ़ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो अमॉर्फस सॉलिड होते हैं क्या होते हैं, सुपर कूल्ड लिक्विड होते हैं। नेक्स्ट देखो 4th पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। अब बच्चों आपको भी पता है क्रिस्टलाइन सॉलिड में रेगुलर अरेंजमेंट है, तो मेल्टिंग पॉइंट इनके क्या होते हैं, हाई होते हैं, और इनके क्या रहेंगे, लो रहेंगे, ठीक है। यानी कि यहाँ पर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर आपको मिलेगा। नेक्स्ट देखो 5th पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एनआइसोट्रॉपिक। अब आपको ये पता होना चाहिए आइसोट्रॉपिक और एनआइसोट्रॉपिक क्या होते हैं, मैं भी आपको बताती हूँ। तो जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं वो क्या होते हैं, एनआइसोट्रॉपिक होते हैं, ठीक है, और जो आपके पास अमॉर्फस होते हैं वो क्या होते हैं, आइसोट्रॉपिक होते हैं। अब ये एनआइसो और आइसोट्रॉपिक का मतलब क्या होता है, जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है, आप किसी भी डायरेक्शन में जाओ, अगर फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होती है तो वो क्या होता है, आइसोट्रॉपिक, और अगर डिफरेंट होती है तो वो क्या होता है, एनआइसोट्रॉपिक, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, अगर आप इस डायरेक्शन में जा रहे हो तो देखो पहले ब्लैक देन व्हाइट पार्टिकल आ रहा है, तो इसकी प्रॉपर्टी अलग है और इसकी अलग है, और इधर भी जाओगे तो भी क्या आ रहा है, अलग अलग आ रहा है, बट बस इसी डायरेक्शन में सेम है, बाकी क्या है, अलग अलग। तो इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो भी अलग है, इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो भी अलग है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये क्या है, एनआइसोट्रॉपिक, क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टी अलग है, डिफरेंट डायरेक्शन में फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होने की वजह से एनआइसोट्रॉपिक। अब इसमें आप किधर भी चले जाओ, रेगुलर अरेंजमेंट तो है नहीं, ठीक है, सभी टाइप के मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं इसमें, इसका मतलब यहाँ पर क्या होंगी, फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होंगी, इसीलिए ये क्या होते हैं, आइसोट्रॉपिक, ठीक है। डेफिनेशन आती है इनकी। नेक्स्ट पॉइंट है कटिंग। अब देखो बच्चों, जब हम कट करते हैं किसी भी मेटल से या फिर जो नाइफ है उनसे, अगर आप कट करोगे इन सॉलिड्स को तो क्या होगा, बहुत ही सिंपल है, इनमें रेगुलर अरेंजमेंट है, तो रेगुलर अरेंजमेंट होने की वजह से जब आप कट करोगे तो जो सरफेस एरिया आएगा, जो सरफेस कट करने के बाद जो सरफेस आएगा उसका वो क्या रहेगा, रेगुलर रहेगा, और उसमें क्या रहेगा, इरेगुलर सरफेस रहेगा, ठीक है। तो कटिंग करोगे तो यहाँ पर सरफेस क्या रहेगा, रेगुलर सरफेस रहेगा, ये ध्यान रख लेना आफ्टर द कटिंग, ठीक है। और अगर हम यहाँ पर देखें तो क्या रहेगा, इरेगुलर सरफेस मिलेगा आफ्टर द कटिंग, क्लियर है। तो ये क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस सॉलिड्स के कुछ मेन डिफरेंसेस थे। अब बच्चों नेक्स्ट देखो,
इनमें अगर हम एग्जाम्पल की बात करें नेक्स्ट, तो एग्जाम्पल क्या क्या दे सकते हैं तो वो आप नीचे मेंशन कर भी सकते हो, ठीक है। देखो बच्चों, यहाँ पर अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, 7th एग्जाम्पल्स ले लो, तो बहुत ही सिंपल है। क्रिस्टलाइन जो सॉलिड्स होते हैं उनके अंदर मोस्टली क्या आते हैं, मेटल्स आते हैं, ठीक है। मेटल्स है, लॉयज है, ये सारे क्या होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, ठीक है। मेटल्स लिख सकते हो आप यहाँ पर एग्जांपल्स में। लेकिन अगर अमोर्फस सॉलिड की बात करें तो आपके पास मैंने अभी भी एग्जांपल भी दिया था, ग्लास है, ठीक है, रबर है, ये क्या है, प्लास्टिक है, ये सारे के सारे क्या होते हैं, अमोर्फस सॉलिड्स होते हैं, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो गया है। अब हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं इनको भी क्लासिफाई किया गया है, इनके क्या क्या टाइप्स होते हैं। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं उनको मेनली 4 टाइप्स में कैटेगराइज किया हुआ है, ठीक है। तो उनको भी हम डिफरेंस करते हुए ही चलेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में क्या आता है कि कुछ एग्जाम्पल्स आ जाते हैं 1 मार्क्स में या फिर ऑब्जेक्टिव टाइप में आ जाएगा और ये पूछेंगे कि इसमें ये कौन से टाइप का क्रिस्टलाइन सॉलिड है, ठीक है। तो आपको वो अच्छे से पढ़ना भी है। अब देखो बच्चों, मैंने आपसे बोला कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं वो उनमें रेगुलर एक अरेंजमेंट होता है, ठीक है। अब उनको भी क्लासिफाई किया गया है। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को मेनली 4 टाइप्स में कैटेगराइज करते हैं, तो वो मैं 4 टाइप्स बताने वाली हूँ। अब देखो, आपके पास जो 4 टाइप्स आएंगे वो कौन कौन से आएंगे, तो इसमें जो फर्स्ट आता है वो आता है आयोनिक सॉलिड, ठीक है। सेकेंड जो आपका आता है वो आता है मेटेलिक सॉलिड, और थर्ड जो आता है आपका वो आता है कोवेलेंट सॉलिड्स, या फिर आप ये भी बोल सकते हो कि आपके पास नेटवर्क जो सॉलिड्स होते हैं, नेटवर्क कोवेलेंट सॉलिड्स, ठीक है। एंड फोर्थ आता है, ये 4 ही टाइप है आपके पास। फोर्थ जो आता है वो आता है मॉलिक्यूलर सॉलिड। अब ये जो मॉलिक्यूलर सॉलिड होता है ये भी बच्चों आगे फर्दर कैटेगराइज किया हुआ है 3 टाइप्स में, और वो कौन कौन से हैं वो ध्यान रखने हैं आपको। एक होते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, एक होते हैं पोलर, और एक होते हैं हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अब इनको आपको पढ़ना है, हम इनमें भी पॉइंट्स लेकर चलेंगे और उन पॉइंट्स को ही देखेंगे कि इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, ठीक है, इस टाइप से। तो पहले आप ये मेंशन कर लीजिए कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं वो 4 कैटेगरी के अंदर डिवाइडेड है, एंड मॉलिक्यूलर सॉलिड जो है वो फर्दर डिवाइडेड है 3 कैटेगरी के अंदर, ठीक है। तो अब इनका डिफरेंस देख लेते हैं जल्दी से बच्चों। अब इनके अंदर हम पॉइंट्स देखते हुए चलते हैं। देखो, कॉन्स्टिट्यूएंट जो पार्टिकल्स हैं वो इनमें क्या क्या प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। आयोनिक सॉलिड्स के अंदर क्या प्रेजेंट होंगे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, आयंस। आयंस का मतलब क्या है, एक तो कैटायन होगा और एक क्या होगा, एनायन होगा, ठीक है। मेटेलिक सॉलिड्स के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो क्या होंगे, मेटल्स होंगे। अब ये जो मेटल है वो क्या होता है, आपको पता है कि इस फॉर्म में होता है मेटल पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन, इसको आप क्या बोलते हो, कर्नल्स बोलते हो, ठीक है। और ये क्या होता है, मोबाइल इलेक्ट्रॉन या फिर फ्री इलेक्ट्रॉन। तो इसमें मेटेलिक सॉलिड्स के अंदर क्या होंगे, मेटल्स होंगे, जो कि किस फॉर्म में होते हैं, कर्नल्स फॉर्म में होते हैं। कोवेलेंट के अंदर बच्चों बहुत ही सिंपल है, कोवेलेंट कौन बनाता है, नॉन मेटल्स बनाते हैं, तो नॉन मेटल्स होंगे। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होंगे, नॉन मेटल्स होंगे। अब इसके अंदर नॉन पोलर के अंदर नॉन पोलर मॉलिक्यूल होंगे, ठीक है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल होंगे या पार्टिकल्स होंगे। पोलर के अंदर वही पोलर मॉलिक्यूल्स होंगे, इनके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। और हाइड्रोजन बॉन्डेड के अंदर कौन होंगे, हाइड्रोजन एटम जिसके अंदर प्रेजेंट होगा, और वो किससे बॉन्डेड होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ। मतलब हाइड्रोजन एटम कंसिस्ट जो आपके पास होंगे और वो फ्लोरीन और ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ क्या रहेंगे, बॉन्डेड रहेंगे, ठीक है। तो ये सबसे पहले है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, क्लियर है। अब सेकेंड इनमें आता है नेचर ऑफ बॉन्ड, यानी कि इनके अंदर बॉन्ड कौन सा होगा या बॉन्डिंग क्या होगी, ठीक है, नेचर ऑफ बॉन्ड या बॉन्डिंग।
आप कुछ भी बता सकते हो। तो देखो बच्चों, आयोनिक सॉलिड्स है जिनमें आयंस है पॉजिटिव और नेगेटिव, और आपको पता है पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो कौन सा होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो वही क्या है, उसका बॉन्ड है। तो हम ये कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। मेटेलिक सॉलिड्स हैं तो इनके अंदर जो बॉन्ड बनता है मेटल्स आयन जो कर्नल्स होते हैं ना इनके बीच में, वो कौन सा होता है, मेटेलिक बॉन्ड होता है, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट देखो, जो कोवेलेंट होते हैं उनके अंदर कौन सा बॉन्ड होता है, नाम से पता चल रहा है कोवेलेंट बॉन्ड। और नॉन मेटल में तो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग ही होती है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर थोड़ी ना करते हैं, तो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से। तो अब इनके अंदर जो नॉन पोलर, पोलर और हाइड्रोजन बॉन्डेड है, इसका तो आपको पता चल गया होगा, लेकिन पोलर और नॉन पोलर में आपको ध्यान रखना है, जो जितने भी नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं जैसे कि नोबल गैसेस है, उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बहुत ही वीक होता है, जिसको आप डिस्पर्शन फोर्स या फिर क्या बोलते हो, लंडन फोर्स, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लंडन फोर्स लिख रही हूँ, वही क्या है, डिस्पर्शन फोर्स है, क्लियर है। और पोलर के अंदर क्या होता है, देखो पोलर मॉलिक्यूल क्या होता है, जिनके अंदर दो पोल्स होते हैं, दो पोल मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव पोल, ठीक है। ये तो कंप्लीटली पॉजिटिव केटायन एनायन बनाता है, लेकिन एक ही मॉलिक्यूल में दो पोल होते हैं, उनको डाइपोल या फिर पोलर मॉलिक्यूल कहते हैं। तो डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन होता है इसके अंदर, ठीक है, ये ध्यान रख लेना आपको, डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन या फोर्सेस। इसमें कौन सा होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, ठीक है। तो ये तो हो गया है नेचर ऑफ बॉन्ड। नेक्स्ट देखो, इसमें थर्ड आता है मेल्टिंग पॉइंट। अब बच्चों मेल्टिंग पॉइंट जो है वो सबसे ज्यादा किसका होता है वो आपको देखना है, ठीक है। यहाँ पर केटायन और एनायन है जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, इसका मतलब इसके अंदर क्या होगा, आयनिक सॉलिड्स के अंदर मेल्टिंग पॉइंट क्या होते हैं, हाई होते हैं। लेकिन अगर हम बात करें कोवेलेंट पूरे नेटवर्क की, तो वो भी एक स्टेबल है, इसका मतलब यहाँ भी क्या होंगे, बहुत ज्यादा होंगे। और अगर इसकी बात करें तो इसमें भी मेटल आयन है, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होती है और इलेक्ट्रॉन भी है, इसका मतलब यहाँ मेटेलिक जो बॉन्ड है वो भी क्या है, स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो इन तीनों में से, इसमें तो बच्चों क्या होते हैं, वीक ही रहेगा, लेकिन इन तीनों में से जो सबसे ज्यादा हाई होता है वो किसके अंदर होता है, मेटेलिक सॉलिड्स के अंदर, ठीक है। वो कैसे कि आपके पास ये देखो, जो मेटल्स आयन होते हैं वो क्या होते हैं, लैटिस साइड के अंदर इस टाइप से अरेंज होते हैं, ठीक है। और इनके पास में यहाँ पर क्या होता है, इनका इलेक्ट्रॉन होता है जो कि फ्रीली मूव भी करता रहता है ना। तो इसीलिए इनके बीच में जो अट्रैक्शन है वो बहुत ही ज्यादा है, और यहाँ पर जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो फेयरली हाई होगा, ये ध्यान रख लेना, ठीक है। तो मैं इसको इरेज कर रही हूँ, ये ध्यान रखना है आपको, ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में भी आपके काम आएगी। तो यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट क्या होंगे इनके, वेरी हाई, किसका, मेटेलिक सॉलिड का, ठीक है। और इन दोनों के भी क्या लिखोगे आप, हाई लिखोगे। अब अगर हम बात करें नॉन पोलर की, तो इसमें पोलर और हाइड्रोजन बॉन्डेड, वीक, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत वीक है यहाँ पर, इसका मतलब ये क्या होगा, लो। तो इसके अंदर क्या होते हैं, मेल्टिंग पॉइंट लो, यहाँ भी क्या रहेंगे, लो ही रहेंगे, यहाँ भी लो रहेंगे। लेकिन अगर इनमें से भी हम बात करें सबसे कम, जैसे हमने कहा था ना इनके हाई होते हैं लेकिन वेरी हाई किसमें है, सेम एज इट इज इसमें भी वेरी लो किसमें होंगे। तो देखो यहाँ पर वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लंडन फोर्स है, डाइपोल डाइपोल से भी वीक है, हाइड्रोजन बॉन्डेड से भी वीक है, तो इसमें क्या होगा, वेरी लो, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, फोर्थ पॉइंट क्या आता है, बहुत ही इजी है। अब आपने इतना पढ़ लिया, तो अब हम ये देखते हैं कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कौन शो करेगा, तो हमें देखना है कंडक्टेंस, ठीक है, कौन कंडक्टर होगा, कौन इंसुलेटर होगा, वो देखना है। तो देखो बच्चों बहुत ही सिंपल है, आयनिक सॉलिड है, इनमें क्या होंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस भी हैं। अगर ये सॉलिड फॉर्म में होता है तो क्या रहेगा, इंसुलेटर, ठीक है, सॉलिड फॉर्म के अंदर रहेगा तो क्या है, इंसुलेटर की तरह काम करेगा। बट अगर मोल्टन स्टेट में है
या फिर एक्वस स्टेट में है तो ये क्या क्या होगा, कंडक्टर होगा, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। क्लियर है। सॉलिड फॉर्म में है तो इंसुलेटर, क्यों, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव आयन जो है एक दूसरे को क्लोजली पैक्ड है और इनका चार्ज जो है वो क्या हो जाता है, न्यूट्रलाइज हो जाता है। बट अगर यहाँ पर मोल्टन स्टेट है तो क्या होगा, आयंस तो फ्रीली मूव करेंगे ही, क्योंकि मोल्टन स्टेट और आयन जब फ्रीली मूव करते हैं तो कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा। क्लियर। मेटेलिक जो सॉलिड्स होते हैं इनमें हमेशा कर्नल्स तो होते हैं और इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ये जो इलेक्ट्रॉन है फ्रीली मूव करते रहते हैं, जिसकी वजह से ये क्या होता है, कंडक्टर की तरह बिहेव करता है। ठीक है, ये कंडक्टर्स होते हैं। अगर हम कोवेलेंट की बात करें तो कोवेलेंट में कोवेलेंट बॉन्ड इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से ही बनता है, और ये क्या होते हैं, इंसुलेटर होते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शनल केस आपने पढ़ा हुआ है, कार्बन में एलोट्रॉप्स देखे ना, डायमंड है, ग्रेफाइट है, फुलरिन है, तो जिसमें से जो ग्रेफाइट होता है वो लेयर्ड फॉर्म में होता है, और एक इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री भी रहता है एक कार्बन का, क्योंकि उसकी 3 वैलेंसी पूरी होती है। तो यहाँ पर जो ग्रेफाइट होता है, ओनली ग्रेफाइट, वो क्या करता है, कंडक्टर होता है, बाकी सारे के सारे क्या होते हैं, इंसुलेटर होते हैं। ठीक है, अब बात आती है नॉन पोलर की, पोलर की, हाइड्रोजन बॉन्डेड की, तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, इंसुलेटर ही होते हैं, क्योंकि इनमें आयंस होते ही नहीं है, ना फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा, इंसुलेटर की तरह। ये तीनों इंसुलेटर होते हैं। क्लियर। अब देखो नेक्स्ट जो आता है मेन पॉइंट, वो क्या आता है कि इनके एग्जाम्पल, क्योंकि एग्जाम्पल से ही तो क्वेश्चन निकल के आता है। ठीक है, तो 5th पॉइंट है इनका एग्जाम्पल। आप देखो बहुत ही सिंपल है बच्चों, मैंने बोला आयनिक सॉलिड, तो आयनिक सॉलिड का मतलब आयंस है, तो आपके दिमाग में सबसे पहला एग्जाम्पल तो बहुत जल्दी आ जाता होगा, NaCl है, जैसे कि KCl है। ठीक है, बेरिलियम ऑक्साइड है, जिंक सल्फाइड है, कैल्शियम ऑक्साइड, ये सारे क्या है, आयंस फॉर्म में तो होते हैं, तो ये सारे के सारे क्या है, आयोनिक सॉलिड है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होती। अच्छा, मेटेलिक सॉलिड्स में क्या होंगे, सारे मेटल्स प्रेजेंट होंगे। अब मेटल्स कौन कौन से होते हैं, बहुत सिंपल है, जैसे कि आप ट्रांजिशन मेटल पढ़ते हो ना, कॉपर है, आयरन है, निकिल है, ये सारे के सारे क्या है, एग्जांपल्स में मेटल्स। अगर मेटल कहीं भी दिख गया सिंगल फॉर्म में तो इसका मतलब वो क्या है, मेटेलिक सॉलिड्स का एग्जांपल है। कोवेलेंट में आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, कार्बन, जहां कार्बन प्रेजेंट है वो सारे के सारे क्या होंगे, कोवेलेंट सॉलिड्स होंगे। ठीक है, ये ध्यान रख लेना है। जैसे कार्बन है या फिर सिलिकॉन है, कार्बन की फैमिली के मेंबर्स अगर आपको मिल गए तो वो सारे के सारे क्या शो होंगे, कोवेलेंट सॉलिड्स के अंदर। ठीक है, तो मैं यहाँ पर मेंशन कर देती हूँ कार्बन फैमिली, मतलब कार्बन फैमिली के साथ में कोई भी आपके पास एटम प्रेजेंट है तो वो सारे के सारे कोवेलेंट के अंदर ही आएंगे। अब आता है नॉन पोलर। देखो बच्चों, जो नॉन पोलर होता है उनमें क्या होते हैं, आपके पास होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल होते हैं। होमो एटॉमिक मतलब आपके पास दोनों एटम सेम होंगे, एक मॉलिक्यूल 2 एटम से मिलके बनता है। ठीक है, तो वो दोनों एटम क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, और अगर वो सेम होते हैं तो वो क्या होता है, नॉन पोलर होता है, क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पॉजिटिविटी सेम होती है, इसीलिए वो नॉन पोलर होते हैं। तो इसके अंदर जब आप एग्जांपल याद रखोगे तो क्या है, जैसे कि I2 है, Cl2 है, Br2 है, ठीक है, F2 है, ये क्या है, सारे नॉन पोलर ही है। इसके साथ साथ आपको और क्या याद रखना है, O2 है, N2 है, ये सारे नॉन पोलर है, और भी क्या है, CH4, ये भी क्या है, नॉन पोलर है। ये कोवेलेंट भी है बट क्या है, नॉन पोलर भी है। ठीक है, CH4 है, CCl4 है, ये क्या है, नॉन पोलर ही है। अब बात आती है पोलर की। पोलर के अंदर बच्चों हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल होते हैं, जैसे कि H2O है, ठीक है, HCl है, ये सारे क्या होते हैं, पोलर के अंदर ही आते हैं। SO2 है, HCl है, SO2 है, ये सारे क्या आते हैं, पोलर के अंदर आते हैं। अगर हाइड्रोजन बॉन्डेड की बात करें तो इसमें देखो H2O, NH3 और HF, ये क्या है इसके एग्जाम्पल, क्योंकि ये तो आपको पता ही है, 11th में आपको पढ़ाया था हाइड्रोजन बॉन्डेड एटम्स या हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती क्या है। ठीक है, तो ये थे टाइप्स ऑफ द क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, और मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बता दिए, आपको ध्यान में रखना है, एग्जाम्पल्स भी ध्यान में रखना है।
क्लियर है? तो ये वाला पार्ट जो है वो हो गया है कंप्लीट। अब इसके अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बताने वाली हूँ, वो अच्छे से आपको ध्यान में रखना है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। बच्चों ये क्वेश्चन बहुत आता है, क्वार्ट्ज ये क्या होता है एक्चुअल में? इट्स अ फॉर्म ऑफ सिलिका। ठीक है, अब ये सिलिका क्या होती है? SiO2। इसको आप क्या बोलते हो? सिलिका बोलते हो। तो अगर आपसे ये पूछते हैं कि ये जो क्वार्ट्ज होता है ये है क्या, तो उसकी डेफिनेशन तो दे दोगे आप, ठीक है? इट्स अ फॉर्म ऑफ सिलिका। लेकिन यहाँ पर जो क्वार्ट्ज होता है इसमें SiO4 जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कैसे अरेंज होते हैं? टेट्राहेड्रली अरेंज होते हैं। ठीक है, टेट्राहेड्रली अरेंज होने के साथ साथ ये किस फॉर्म के अंदर होते हैं या कौन से टाइप्स होते हैं? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं। ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं ये। बट अगर इन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को आप क्या करते हो? हीट करते हो। ठीक है, फर्स्टली क्या कर रहे हो? हीट कर रहे हो, और उसके बाद फिर आप क्या कर रहे हो? कूल्ड। तो ये किसके अंदर चेंज हो जाता है? अमॉर्फस सॉलिड्स के अंदर चेंज हो जाता है। और अमॉर्फस सॉलिड्स के अंदर जब चेंज होता है तो इसका नेम होता है, क्या होता है? क्वार्ट्ज ग्लास। ठीक है, या हम इसको और भी नाम दे सकते हैं, सिलिका ग्लास। ध्यान रखना है, ठीक है? दोनों ही क्या है? बहुत सिंपल, दोनों ही सिलिका की फॉर्म है। इसमें क्या होता है? क्वार्ट्ज जो होता है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर है, लेकिन ये जो क्वार्ट्ज ग्लास होता है वो अमॉर्फस सॉलिड के अंदर होता है। वो किससे बनता है? क्रिस्टलाइन सॉलिड से ही। क्योंकि आपको पता है क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर क्या होता है? रेगुलर अरेंजमेंट होता है। ठीक है, इस टाइप से रेगुलर अरेंजमेंट होता है, और ये रेगुलर अरेंजमेंट कब ब्रेक डाउन हो जाता है? जब हम इसको हीट करते हैं। जब आप टेम्परेचर दोगे तो क्या होगा? बहुत सिंपल है, मॉलिक्यूल्स क्या जाएंगे? इधर उधर भागेंगे, भागेंगे ना। जब आपने इसको क्या दिया? टेम्परेचर दे दिया, यहाँ से हीट कर दिया, तो क्या होगा? ये जो अरेंजमेंट रेगुलर था वो किस में चेंज हो जाएगा? इररेगुलर के अंदर। और जैसे इररेगुलर में चेंज हुआ, ये क्या बन गया? अमॉर्फस। बट आपको लिक्विड फॉर्म मिलेगी ना फिर, जब आप टेम्परेचर दे रहे हो तो सॉलिड लिक्विड के अंदर भी चेंज होगा ना, क्योंकि आपने पढ़ा है थर्मल एनर्जी क्या होनी चाहिए? लो होनी चाहिए। इसीलिए हम हीट के बाद इसको क्या करते हैं? कूल करते हैं, ठंडा करते हैं। और जब ठंडा करेंगे तब क्या बनेगा? क्वार्ट्ज ग्लास बनेगा। ठीक है, जो कि आपने पढ़ा हुआ भी है कि कहाँ पर यूज में आता है। जो विंडो की ग्लासेस हैं और भी अदर ग्लासेस जहाँ यूज में आते हैं। तो ये थे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ये अच्छे से ध्यान में रखना है क्योंकि एग्जाम में ये भी आता है। ठीक है, अब एक और छोटा सा पॉइंट मैं बताना चाहूंगी कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं इनको भी हम कैटेगराइज कर सकते हैं, या फिर इनके भी कुछ और भी अदर टाइप हैं। वो कौन कौन से हैं वो देखो, मैं यहाँ पर ही बता देती हूँ आपको। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं उनके लिए बता रही हूँ, आइसोमॉर्फिज्म और पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, ये दो पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। पॉलीमॉर्फिज्म, आइसो का मतलब सेम होता है, पॉली का मतलब डिफरेंट होता है, मॉर्फिज्म का मतलब यहाँ पर क्या होता है बच्चों? कंपोजिशन। ठीक है, मॉर्फिज्म का मतलब क्या है यहाँ पर? कंपोजिशन। अगर सेम कंपोजिशन मिलता है, केमिकल कंपोजिशन सेम होता है जिन मॉलिक्यूल्स का, वो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या होंगे? आइसोमॉर्फिज्म। और इसके अंदर कंपोजिशन क्या मिलेगा? डिफरेंट मिलेगा। देखो मैंने पहले बोल दिया, कंपोजिशन आइसो का मतलब सेम, सेम कंपोजिशन तो आइसोमॉर्फिज्म, डिफरेंट कंपोजिशन तो इसका मतलब पॉलीमॉर्फिज्म। अब यहाँ पर सेम कंपोजिशन और डिफरेंट कंपोजिशन कैसे एग्जांपल से पता चलेगा? बहुत ही सिंपल है। एग्जाम्पल्स क्या क्या है इसके? बहुत सिंपल है। जैसे मैंने बोला कि आपके पास है सोडियम हाइड्राइड एंड सोडियम क्लोराइड, तो इसमें देखो Na पॉजिटिव और H नेगेटिव, इसमें भी क्या है? Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। तो देखो एक पॉजिटिव आयन और एक क्या है? नेगेटिव आयन। ये भी पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन, इसका मतलब कंपोजिशन क्या हो गया? सेम हो गया। तो ये क्या है? आइसोमॉर्फिज्म। ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं,
Na3PO4 और एक आपके पास है Na3ASO4। तो इनको भी ब्रेक डाउन करो, Na पॉजिटिव, PO4 3 नेगेटिव, ये 3 ऊपर चला जाएगा ना चार्ज में, और इसके ऊपर पास में कोई एक ही चार्ज है तो वो एक ही चला जाएगा, Na पॉजिटिव, और यहाँ क्या होगा ASO4 3 नेगेटिव। तो कंपोजिशन क्या है, सेम, बिगेस्ट मॉलिक्यूल, और यह मेटल सेम है। तो ये क्या है, आइसोमॉर्फिज्म। ठीक है, पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर एग्जांपल्स जो आते हैं सारे एलोट्रॉप्स आते हैं, यानी कि एक मॉलिक्यूल है और उसके बहुत सारे एलोट्रॉप्स प्रेजेंट है, तो वो सारे के सारे पॉलीमॉर्फिज्म शो करेंगे। ठीक है, तो ये था, ये मेन पॉइंट है, काफी बार पूछा भी जाता है। आगे जब आप बीएससी करोगे तो यहाँ पे भी ये क्वेश्चंस आते हैं। तो आप ये कहते हो कि हमें तो पढ़ाई नहीं है, लेकिन ये 12th में है, जो आप पढ़ भी सकते हो, है ना। तो आज के इस वीडियो के अंदर इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लेकर आएंगे, जिसमें समझने वाली चीजें ज्यादा होगी और आपको अच्छे से समझना भी है। ये तो एक थ्योरी पोर्शन था, नॉर्मल सा था। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं। टेक केयर।